जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, फिर से आपके लिए जीके जीएस की एक बेहतरीन क्लास शुरू हो चुकी है, जो आपके शाम को डेली 6 बजे होती है इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। इसमें आज हम टॉप 25 क्वेश्चन डेली की तरह करेंगे। सीरीज का टॉप आज 10 नंबर का ये सेशन लेके आए हैं, जिसमें जीके जीएस के भोकाल प्रश्न अपन लोग करेंगे। ये क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये क्लास आपकी डेली शाम को 6 बजे होती है। जी हाँ, 6 PM पर होती है। जी हाँ, डेली शाम को 6 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़ें इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। एसएससी, जीडी, एसबी, हेड कांस्टेबल और भी सभी एग्जाम की जीके जीएस के लिए बेहतरीन क्लासेस चलती हैं, जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लासेस हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, धमाकेदार। जो भी क्वेश्चन ला रहा हूं आपके एग्जाम एसएससी जीडी के बिल्कुल जैसा कि आपका एग्जाम आता है उसी के सिलेबस के अनुसार ये क्लासेस बनाई गई हैं, उनका पीडीएफ तैयार किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से हैं, बताएंगे। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? संसदीय और अध्यक्षात्मक, राजतंत्रीय और गणतंत्रीय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, संसदीय और राजा। बताएंगे लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं, बताएंगे लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र के दो रूप हो जाएंगे आपके संसदीय और अध्यक्षात्मक। बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं सभी का सही आ रहा है। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा, संविधानेतर इतर निकाय कौन सा है? बताएंगे संविधानेतर इतर निकाय कौन सा है? भाषा आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग। क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी का राइट आंसर आना चाहिए भाई साहब। क्या होगा? गजब का क्वेश्चन है। बताएंगे संविधानेतर इतर निकाय कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर वित्त आयोग हो जाएगा। जी हाँ, वित्त आयोग, जिसका आपके अनुच्छेद 280 में इसकी चर्चा की गई। जी हाँ, 280 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, ये आपका कैसा आयोग है? ये संविधानेतर आयोग है। अगर आप योजना आयोग की बात करेंगे, ये गैर संवैधानिक आयोग है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का जो भी प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा, वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग जरूर खेल जाएंगे। निर्वाचन होता है भारत के प्रधानमंत्री का, या नियुक्ति होती है, या मनोनयन होता है, या चयन होता है? बताएंगे। आपको अगर आपका गलत है और मैं आपको बताऊंगा तो आप उस पर जल्दी जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा ही होता है। क्या होगा राइट आंसर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या होता है? निर्वाचन होता है, नियुक्ति होती है, मनोनयन होता है, या चयन होता है? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा नियुक्ति होती है। क्या होती है? नियुक्ति। अब कहेंगे सर निर्वाचन तो होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं पूरा फंडा, आप समझिए पूरा का पूरा फंडा। देखिए, चुनाव किसका होगा? चुनाव हुआ लोकसभा का। बहुत समझिए ध्यान से, लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में आपने किसी सांसद को वोट दिया, समझिएगा, सांसद को वोट दिया। ठीक है, सांसद को आपने किसी वोट दिया। आपने सुना होगा सांसद के चुनाव होते हैं, सांसद को आपने किसी वोट दिया। लोकसभा के चुनाव में सांसद को आपने वोट दिया। अब सांसद क्या होते हैं और प्रधानमंत्री कौन होता है? जो पीएम बनता है प्रधानमंत्री, वो कौन होता है? देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा वो क्या होगा? वो बहुमत दल का नेता होगा। क्या होगा सर? बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का नेता होता है, दल का नेता होता है। ठीक है, अब देखिए, मान लिया बीजेपी जैसे वर्तमान में अपने यहाँ बहुमत में है, तो जैसे बीजेपी के सांसद ज़्यादा हुए, लोकसभा में बीजेपी की सीटें सबसे ज़्यादा हुई, तो उन्होंने क्या किया? सभी सांसदों ने मिलकर अपने यहाँ एक प्रधानमंत्री को नियुक्ति की है। ठीक है, एक प्रधानमंत्री की क्या है? नियुक्ति की। हालांकि वो उनमें पहले ही सेट होता है, कोई भी पार्टी है उसमें पहले ही सेट होता है कि गद्दी पर कौन बैठेगा। फिलहाल सांसद क्या करते हैं? उस एक जो बहुमत दल का नेता होता है उसको एक चुन लेते हैं। हालांकि एक बात और भी याद रखना, ये ऐसा नहीं होता ये लोकसभा की हो सकता है, वो राज्यसभा का भी हो सकता है। वो मतलब संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का मेंबर होना चाहिए, किसी भी सदन का सांसद होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो या चाहे आप राज्यसभा का हो। देखिए, आप कहेंगे राज्यसभा, तो मनमोहन सिंह जी जो बने थे प्रधानमंत्री, वो राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन क्या थे? उनकी बहुमत लोकसभा में थी। उनकी जो पार्टी थी उसकी बहुमत कहाँ थी? लोकसभा में थी। ठीक है, चलिए, जब मैं आपको प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा कभी पूरा वैसे, तो मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। फिलहाल इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा, नियुक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्या ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, पानी के पीने की व्यवस्था से, दुग्ध उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जहां से आपको श्वेत क्रांति आप जानेंगे। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के नाम से आप जानेंगे। ठीक है, श्वेत क्रांति,
इसके भारत में जो संस्थापक थे उन्हें वर्गीस कुरियन जी थे। कौन थे? वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन जी थे, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? और इसमें बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं भाई साहब, बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको लगा ही नहीं सकते। आप बिल्कुल जहां पर जाएंगे कन्फ्यूजन की आपको आड़ लगी रहेगी। चलिए अब मैं बताता हूं हरिजन सेवक संघ। मैं आपको वी.आर. हृदय बिल्कुल काट दिया लो। अब आपको तीन में से बताना है, वी.आर. अम्बेडकर होंगे, महात्मा गांधी जी होंगे, ज्योतिबा फूले जी होंगे। बताइए, तीन में से आपको बताना है। वी.आर. अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फूले। बात करते हैं सर ज्योतिबा फूले की, तो इन्होंने क्या किया था? इनकी एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका क्या नाम है? गुलामगिरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई है। गुलामगिरी, गुलामगिरी। इन्होंने ये पुस्तक दलितों की दीनहीन दशा पर यह पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है? गुलामगिरी नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं हरिजन संघ की। तो आपको हरिजन सेवक संघ जो थी इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अच्छा, दलितों को सबसे पहले जो हरिजन था वो इन्होंने ही कहा था, महात्मा गांधी ने। इनकी एक पत्रिका बहुत फेमस है जिसका नाम क्या है? हरिजन। हरिजन पत्रिका भी किसकी है? तो भी आपको याद रखना है, वो भी महात्मा गांधी की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? गलत नहीं करना है, धमाकेदार आंसर देना है, सही देना है। बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? सर्वोदय योजना। तो आपको याद है जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोदय योजना लाए थे जयप्रकाश नारायण, इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, साइंस का क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है मलेरिया? मलेरिया जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है? अंतड़ियों को, फेफड़ों को, जिगर को, तिल्ली को? बताएंगे मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिल्ली को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करने वाला एक खतरनाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? बता क्या आगे सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर देंगे। सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? रबड़, गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक? क्या होगा राइट आंसर? चारों ऑप्शनों में से गलत नहीं करना है। क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 33 का सी। 33 का सी, स्टील। स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, स्टील, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भील जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भील जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? भील जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे भील जनजातियां। क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद ना, जो भील जनजातियां आपकी पाई जाती हैं ये एमपी में पाई जाती हैं, एमपी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, मध्य प्रदेश। एमपी में आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं भील जनजातियां। चलिए एक आपकी जनजाति कई बार एक के एग्जाम में पूछी गई, टोंडा जनजाति। टोंडा जनजाति आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलेगी और ये बहुपति विवाह के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए सर? बहुपति विवाह के लिए फेमस है, बहुपति विवाह के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा। मतलब जो वर्णांधता होगा उस आदमी को लाल रंग किस प्रकार का दिखाई देगा? पीला, हरा, नीला, बैंगनी? बताएं पीला, हरा, नीला, बैंगनी? क्या होगा राइट आंसर? वर्णांधता वाले आदमी को लाल जो रंग होगा वो किस प्रकार का दिखाई देगा? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद ना, इसका राइट आंसर सर हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडवर्ड स्टोन ने, ली कार्बूनियर ने, एडविन लुटियंस ने, तरुण दत्त ने? क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे क्या होगा? 36 का धमाकेदार क्वेश्चन देना है आपको। क्या होगा राइट आंसर? चलिए जिनका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, एडविन लुटियंस ने। किसने? एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी के सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी के सभी सही हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी तक वीडियो आपने शेयर नहीं किया तो वीडियो शेयर कर दिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली शाम को वेस्ट जीके जीएस की क्लास देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। जीके शाम को
आपके 6 PM पर डेली शाम को 6 बजे होती है इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताएंगे भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, लाइक करने वालों का दिल से धन्यवाद, शेयर करने वालों का दिल से धन्यवाद। बताइए भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। 1948, 1950, 1951, 1952। क्या होगा राइट आंसर, गलत नहीं करेंगे। बताइए भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1952 में इन्होंने क्या किया था सर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्या बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। चलिए बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। चलिए ज्ञान बनारस में, सारनाथ में, कुशीनगर में, बोधगया में। चलिए बात करते हैं सर बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को। तो इनका जो ज्ञान इनको प्राप्त हुआ बोधगया में हुआ। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था सर, प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने, आपको याद ना, सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ सर दिया था, सारनाथ में। इसको इन्होंने क्या कहा था सर, धर्म चक्र प्रवर्तन। यहीं कहीं कहीं किताबों में धम्म चक्र लिखा हुआ है, कहीं कहीं धर्म चक्र लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन इन्होंने कहा था। ठीक है, इनकी कहा जाता मतलब इन्होंने यही कहा जाता है, इनके जब प्रथम उपदेश इन्होंने दिया तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इनकी जो मृत्यु की बात करते हैं सर, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी सर, मृत्यु हुई थी कुशीनगर में मृत्यु। और बौद्ध धर्म में मृत्यु को सर निर्वाण कहते हैं, इसलिए इन्हें इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए महापरिनिर्वाण कहा जाता है इनकी मृत्यु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में सीधा टपकेगा। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम क्या था। हेरोडोटस था, मेगस्थनीज, हैंसांग या हेलियोडोरस। क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे। 39 का राइट आंसर क्या होगा, गलत नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैंसांग ये हर्षवर्धन के समय आया था। कहाँ सर, हर्षवर्धन के समय। हैंसांग ये आपका हर्षवर्धन के समय आया था। मेगस्थनीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है, इंडिका। कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, आपको मालूम भी होगा। इंडिका इन्होंने लिखी और मेगस्थनीज ही आया था इसके दरबार में। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने भेजा था, मेगस्थनीज ही एक ऐसा राजदूत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है। बताएंगे खून का बहना नहीं रुकता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। क्या होगा राइट आंसर, गलत नहीं करेंगे, सही आंसर देंगे। एक बार दबा के वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक, और नोटिफिकेशन जरूर आप दबा लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन दबा लेंगे। 40 का राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे। देखिए ऐसा होता है विटामिन के कारण। किसके कारण, विटामिन के कारण होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपका जो खून का बहना है वो नहीं रुकता है। ठीक है, चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई लाइफ, नेल्सन मंडेला, हैलरी रोडहाम, क्विल्टन, विल क्विंटन, मार्गन थेचर। माई लाइफ क्या होगा राइट आंसर, माई लाइफ पुस्तक के लेखक क्या हो जाएगा। तो आपको याद ना है, माई लाइफ जो पुस्तक है इनके लेखक हो जाएंगे विल क्लिंटन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, विल क्लिंटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तुल्यकालिक कक्षा कितनी ऊंचाई पर है। बताएंगे तुल्यकालिक कक्षा कितनी ऊंचाई पर है। 600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे। 42 का। तो आपको याद ना है इसकी लंबाई 36,000, जी हाँ 36,000 किलोमीटर है, 36,000 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी। दास राजवंश की स्थापना किसने की थी। क्या होगा राइट आंसर, हुआ कुछ यूं, 1152 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है इसको। इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और मोहम्मद गोरी द्वितीय वाले में जीत गया था, पहले में हार गया था। तो उसके बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और उसकी गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है। मोहम्मद गोरी का यह गुलाम था और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना पूरा शासन देकर चला गया।
दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है और अपनी राजधानी ये लाहौर बनाता है। कहाँ बनाता है भाई साहब? लाहौर अपनी राजधानी बनाता है, याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा, लाहौर को राजधानी बनाया और इसने दास वंश की स्थापना की थी। क्यों की थी? क्योंकि यह खुद का दास था। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई 1210 में। 1210 में इसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई। उसके बाद गद्दी पर भाई साहब इल्तुतमिश बैठे और इन्हें दासों का दास कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? दासों का दास कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर दासों का दास? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के भी दास थे। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का सर? बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का, जी हाँ, बदायूं का सूबेदार था। और इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? कहेंगे सर इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। क्या था सर नाम? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान एक ऐसी पहली महिला शासिका थी जिसने अपना मुगल सल्तनत में ले कह लीजिए या दिल्ली सल्तनत से मुगल सल्तनत तक एकमात्र महिला शासक रही है। चांद बीबी भी शासक रही, लेकिन वो अहमदनगर की शासका थी, वो इतनी फेमस नहीं हो पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा जो था यह मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका असली नाम सर जोना खां था। क्या नाम था? जोना खां था। इसके बारे में जानकारी लीजिए। इसका असली नाम जोना खां था, मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के पिता कौन थे सर? गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक थे। कहा माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी उसमें भी जोना खां का हाथ था, ऐसा माना जाता है। क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। जब ये गयासुद्दीन तुगलक जी बंगाल से युद्ध करके आ रहे थे तो मोहम्मद बिन तुगलक और वो निज़ामुद्दीन औलिया एक हो गए थे। तो जोना खां की गद्दी नाम से यह गद्दी पर बैठा। कहा जाता है इसको 22 भाषाओं का ज्ञान था। 22 भाषाओं को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। कहीं कहीं पर इसकी भाषाओं को 24 भी लिखा गया है। फिलहाल इतिहास ज़्यादातर 22 भाषाओं को मान्यता देता है। 22 भाषाओं को यह जानकार था। और जोना खां जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। ये बहुत बेकार आदमी सिद्ध हुआ, इसने कोई काम नहीं कर पाया। कहते हैं जब इसकी मृत्यु हुई तो एक इतिहासकार हैं विसेंट, उन्होंने कहा है, इतिहासकार विसेंट ने कहा है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति हो गई जब इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब आती है बात दिल्ली से इसने राजधानी अपनी कहाँ ले गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में सीधा टपका है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसने अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। कहाँ से ले गया था? दौलताबाद। कारण क्या था अभी बताते हूँ मैं। दौलताबाद ले गया था। इसका कारण मेन क्या था सर? जो दौलताबाद था ये बिल्कुल के बिल्कुल केंद्र में पड़ता था। ठीक है, बिल्कुल केंद्र में पड़ता है भारत के, इसलिए। और क्या था, जो इसकी मंत्री परिषद थी उससे छुटकारा पाने के लिए, मंत्री परिषद से छुटकारा, सभी राजा जितने भी हो उन्होंने मंत्री परिषद से सलाह ली, लेकिन ये भाई साहब जो थे इन्होंने मंत्री परिषद से छुटकारा लेने के लिए दौलताबाद को राजधानी बनाया। फिर उसके बाद ये सफल नहीं हो पाई, फिर उसके बाद पुनः दिल्ली बनी थी। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर बनाया गया है? बताएं, भारतीय मानक समय क्या होगा राइट आंसर? भारतीय मानक समय किस रेखांश पर बनाया गया? भारतीय मानक समय की बात करते हैं सर, इलाहाबाद के नैनी से ये रेखा होकर गुजरती है। इसे हम मिर्ज़ापुर से का भी कहते हैं, मिर्ज़ापुर के आसपास भी माना जाता है। ठीक है, इलाहाबाद हो जाए, नैनी हो जाए, मिर्ज़ापुर हो जाए, आप लगाकर चले आएंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा है जिसे भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है सर? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये रेखा, आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दे कि कर्क रेखा, बहुत समझिएगा, आपको बहुत कम लोगों ने पढ़ाया होगा। कर्क रेखा और ये जो आपकी कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और मानक रेखा या समय रेखा किस राज्य में आपस में मिलती हैं? किस राज्य में आपस में मिलती हैं? किस राज्य में आपस में मिलती हैं बताएंगे। किस राज्य में ये दोनों अपने आप को काटती हैं या मिलती हैं या टकराती हैं, किस राज्य में? तो आपको याद रखना ये कहाँ पर होता है सर? छत्तीसगढ़ में होता है। बताइए, अगर क्वेश्चन ये पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में दिल से जरूर लिखें, छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता था पहले तो लाइक वाला बटन यार जरूर दबा देंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के बारे में जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन,
क्या तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा, सुनामी, धारा या करंट इसको कहते हैं, चक्रवात, साइक्लोन। क्या होता राइट आंसर? मतलब ये मान लिए अपने अपने भारत का ही समझ लो। इधर आपका क्या पड़ता है? कोरोमंडल तट, ये वाला, ये तमिलनाडु वाला, ये केरल वाला हिस्सा क्या है? इसको कहते हैं सर मालाबार तट। उस ऊपर गोवा वाला हिस्सा कोकण का तट। तो कहने का मतलब ये है जो तट होता है, अगर तट पर कोई अधिक बल से आता है, अधिक बल से कोई साथ पहुंचती है भूकंपी सागर, तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहेंगे, सुनामी कहेंगे, या चक्रवात कहेंगे, या धारा कहेंगे। क्या होगा राइट आंसर 46 का? राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, सुनामी। ऑप्शन नंबर बी सुनामी होता है, ठीक है, याद रखेंगे सुनामी। चलिए ये आप अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? क्या होगा? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लेटिनम। रेडियो एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर देना है। क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद ना, अगर रेडियो एक्टिव की बात करेगा तो इसमें रेडियम आपका आ जाएगा। क्या सर? रेडियम आ जाएगा, रेडियम। ऑप्शन नंबर सी, रेडियम जो है इसमें सबसे अधिक रेडियो एक्टिविटा होती है। आम खाने योग्य भाग है, आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीधा टपका है। बाह्यभित्त, अंतःभित्त, मध्यभित्त या भ्रूणपोष? क्या होगा राइट आंसर? आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? 48 का क्या होगा? तो आपको है ना मध्यभित्त। कैसा? बीच का भाग मध्यभित्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलो लो अगला। क्या भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए बताएंगे। वृद्धगंगा दक्षिण भारत की गंगा। हालांकि बहुत से लोग कावेरी नदी को भी मानते हैं, लेकिन आपको जानना है जो सबसे पहले अभी तक प्रचलित है वो गोदावरी ही है। दक्षिण भारत की गंगा में, दक्षिण भारत की गंगा इसे कहा जाता है। दक्षिण की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा, सब किसके हैं? गोदावरी के सब किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि दक्षिण भारत की नदियों में, एक मिनट, ये रहा आपका क्वेश्चन, कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे ज्यादा जल प्रवाह किसका है? वो भी किसका है सर? गोदावरी नदी का है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये किस पर जाती हैं? ये सर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन नर्मदा सर कहाँ गिरती है? अरब सागर में, अरब सागर में। अच्छा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इन चारों में से कौन सी नदी है जो ए सेंचुरी का निर्माण करती है? बताएंगे। ए सेंचुरी का निर्माण करती है। और पूछ लिया गया कि इनमें से कौन चारों में से नदी है जो डेल्टा नहीं? देखिए मैं आपको बता दूं, ये रहा आपका प्रायद्वीपीय भारत। जो नदी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरेगी सर, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, वो क्या बनाएगी सर? डेल्टा। इस तरफ जो गिरेगी वो बनाएगी डेल्टा, और इस तरफ जो बनाएगी वो बनाएगी एसेंचुरी, जिसे हम कहते हैं सर एसेंचुरी बनाएगी। ठीक है, एसेंचुरी, यानी कि मीठा पानी और खारा पानी एक में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। और हाँ, अपना स्कोर 25 में से जरूर कमेंट करके जाएं, कितना आपने किया है, स्कोर अपना जरूर लिखें। चलो, करान निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित होता है? विषाणु से मतलब विषाणु से नहीं होता है। चेचक, प्लेग, पोलिया, खसरा। विषाणु से नहीं होता है। क्या होगा राइट आंसर? धमाकेदार। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा? सी, प्लेग। ऑप्शन नंबर सी प्लेग होगा, ऑप्शन नंबर सी प्लेग होगा। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए। 25 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर हमें शेयर करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, उसको जाकर आप SSC के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।